चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इससे पहले थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम्स में। तो मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र शरीर का निर्माण करते हैं, जिनको हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसे हम डबल ए के द्वारा शो करते हैं। जबकि एक जोड़ा जनन गुणसूत्र होते हैं, जो क्या करेंगे, लिंग का निर्धारण करेंगे, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिनको डबल एक्स या एक्स वाई के द्वारा शो करते हैं। सभी गुणसूत्र क्या होते हैं, लंबाई में असमान होते हैं, जिनको आकारिकी के आधार पे 7 भागों में बांटा जाता है। साथ ही जो मानव भ्रूणों की फेफड़ों की कोशिकाओं में कई विधियों के द्वारा या कल्चर प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है, ताकि अध्ययन के बेस पे, अगर स्टडी के बेस पे इसके अध्ययन करें तो मनुष्यों में एक समान ऑटोसोमल सेल्स में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें क्या होंगे, 23 जोड़े गुणसूत्र में मेल्स, साथ ही आपके जो फीमेल्स होगी उनके दोनों में क्या होंगे, 22वें जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। फीमेल्स में 23वें जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक समान लेकर के नर में और मादा दोनों में क्या होंगे, असमान होंगे। जैसे मेल्स में क्या होते हैं आपके 23वें जोड़े एक के गुणसूत्र, एक क्या होगा, लंबा होगा और एक छोटा। लंबे को हम एक्स से तथा छोटे को वाई से डिनोट करते हैं। मेल्स के 23वें जोड़े का जो एक्स गुणसूत्र होता है वो मादा के 23वें जोड़े के गुणसूत्र के समान ही होते हैं। साथ ही मेल्स फीमेल दोनों ही के 23वें जोड़े के जो गुणसूत्र होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। फीमेल्स के सेक्स क्रोमोसोम्स को एक्स एक्स के द्वारा शो करते हैं, वहीं हम मेल्स के सेक्स क्रोमोसोम्स को एक्स वाई से डिनोट करते हैं। प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र की आकारिकी तथा उसकी जो लंबाई होती है निश्चित होती है, और साथ ही साथ वो जनरेशन टू जनरेशन नहीं बदलती है। जैसे क्रोमोसोम को आपने देखा होगा, सेंट्रोमेर की उपस्थिति के आधार पर क्या होते हैं, प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र आकार अलग अलग होते हैं। जैसे ये गुणसूत्र क्या होते हैं, किसी में टेलोसेंट्रिक होते हैं, मेटासेंट्रिक होते हैं या एक्रोसेंट्रिक, साथ साथ सब मेटासेंट्रिक भी हो सकते हैं। लंबाई तथा उनके सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर इसे जो डैनर तथा लॉन्ग थे, उन्होंने 1932 में मनुष्य की कोशिकाओं में पाने जाने वाले कोशिकाओं को जो 7 समूह में लंबाई के बढ़ते या घटते क्रम में रखा था। सेक्स गुणसूत्रों को उन्होंने लंबाई के अनुसार न रख के गुणसूत्रों को इस प्रकार इतने अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया गया था कि प्रत्येक क्या है, पेयर्स में थे। अब पेयर्स में होने के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता था। गुणसूत्र के जोड़े या रचना में थोड़ी सा भी परिवर्तन होने पर क्या होता है, इनमें तुरंत पता चल जाता है, साथ ही साथ कुछ डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। डिसऑर्डर्स की बात करें तो शरीर की क्या होती है, सामान्य क्रियाओं में, शरीर की किसी भी सामान्य क्रियाओं में जो अनियमितताओं के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, उसे यहाँ पे हम डिसऑर्डर्स बोल रहे हैं। इस पे इस अवस्था में जीव की क्या होती है, जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, पूर्ण रूप से वो विकृत या अनियमित हो जाती है। जैसे मानव के शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं या वातावरण के बीच जो उनमें असंतुलन की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, मनुष्य रोगी हो जाता है। एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि किसी कारणवश शरीर की जो क्रियाशीलता में परिवर्तन होना, उसी को क्या बोलते हैं, हम डिसीज बोलते हैं, बीमारी कहते हैं। तो उसके बेस पे इसे 2 समूह में बांटा जाता है। आपकी एक तो होती है पैतृक, आप बोल सकते हो उसे कॉन्जिडेंटल डिसीज, मतलब जन्मजात। साथ ही साथ दूसरी आती है आपकी अर्जित रोग, एक्वायर्ड डिसीज बोल सकते हैं। आपकी जो कॉन्जिडेंटल डिसीज होती है वो जन्म के समय से ही शरीर में प्रेजेंट होती है, जबकि एक्वायर्ड आपकी मनुष्य क्या होता है, मनुष्य जन्म के पश्चात जो एटमॉस्फेयर होते हैं या विभिन्न कारकों के कारण उनके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। ये अनुवांशिक रोग जैसे कुछ, साथ ही साथ जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज क्या होती है आपकी, जो कॉन्जिडेंटल डिसीज होती है, मतलब पैतृक रोग जो होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। मनुष्यों में अनेक रोग क्या होते हैं आपके अनुवांशिक आधार पर होते हैं। जैसे मनुष्यों में जेनेटिक कैरेक्टर के बेस पे असमान ही वंशागत होते हैं कुछ चीजें, मतलब जनरेशन टू जनरेशन उनमें आ जाती हैं। साथ ही आपकी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो इनमें क्या होते हैं, मनुष्यों की जो गुणसूत्र की संख्या होती है 46 होती है, लेकिन गुणसूत्रों में जो संख्यात्मक परिवर्तन के कारण कभी कभी क्या होता है,
जो गुणसूत्र प्रारूप में अनेक असमानताएं एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है या विकसित हो जाती है। इन्हीं असमानताओं को सामान्यता हम यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये असमानताएं अधिकतर मनुष्यों में या जीवों में अभिव्यक्त होती है। साथ ही इन असमानताओं के कारण मनुष्यों में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें हम सिंड्रोम्स कहते हैं। और ये असमानताएं क्या होती हैं, आपकी ऑटोसोमल्स भी होती हैं, जिसे हम ऑटोसोमल असमानताएं या फिर सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कहते हैं। हम बात करें यहाँ ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज की, तो इस क्रिया को समझने के लिए मनुष्यों का ही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मनुष्य में क्या होते हैं, 22 जोड़े ऑटोसोम्स पाए जाते हैं और इनमें किसी एक जोड़े में अनियमितता या परिवर्तन के कारण विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। जिसमें पहला आता है आपका स्ट्रक्चर और दूसरा न्यूमेरिकल। मतलब पहला आपकी रचना संबंधी ऑटोसोमल विसंगतियां आ जाएंगी। मतलब इन गुणसूत्रों की जो संरचना होती है उनमें विसंगतियों के कारण निर्मित होती है। ठीक, और दूसरी आपकी संख्या के अकॉर्डिंग आपकी ऑटोसोमल विसंगति आ जाएंगी। मतलब मनुष्यों की ऑटोसोमल विसंगति के अंतर्गत जो क्रोमोसोम की संख्या होती है उसमें विसंगतियां आ जाती हैं। जब गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन करते हैं ना, जो मूल संख्या में गुणन होती है तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, वो बहुत गुणित हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ी होंगी टेप्लॉइड, पेंटलॉइड। तो इसी तरह से किसी प्राणी में उसकी जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है वो एक या उससे अधिक हो जाती है। मान के चलिए देखिए कि यदि किसी में अधिक गुणसूत्र की कमी अथवा वृद्धि हो जाती है तो उस अवस्था को हम एनीप्लॉइड कहते हैं। या गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो इसे हम हाइपरप्लॉइड भी कहते हैं। साथ ही साथ यदि गुणसूत्र की संख्या कम हो जाएगी तो हम उसे मोनोसोमिक कहेंगे। इस तरह आपकी जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है ना, जो पेयर्स में होते हैं 22 जोड़े और आपकी एक बचती है 22 जोड़े और आपकी जो 23वीं होती है उसमें अगर इसमें आके एक जुड़े तब भी डिसऑर्डर उत्पन्न होंगी। साथ ही इसमें आपके जो 23वां जोड़ा होता है उनमें एक माइनस होगा तब भी इसमें डिसऑर्डर उत्पन्न होगी। तो इसी बेस पे गुणसूत्रों की संख्या में कुछ अनियमितताएं आती हैं जिसके कारण डिसऑर्डर उत्पन्न होती हैं। हम बात करें यहाँ स्ट्रक्चर्स की, तो इनमें दो चीजें मेन होती हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, दूसरी रिलेशन की। पहला मतलब स्थानांतरण। तो इस क्रिया में गुणसूत्रों का क्या होता है, कोई एक खंड टूट करके किसी अन्य असंजात क्रोमोसोम से जाकर के जुड़ जाते हैं और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत भी होती है। इसका उदाहरण है मंगोल बच्चों में कुछ दिखाई देते हैं। दूसरी बात करें हम डिलेक्टेशन की, तो मतलब जीन विलोपन, किसी गुणसूत्र की स्थिति, किसी जीन का जो विलोपन होने से उस अवस्था में कुछ अनियमितताएं हो जाती है तो उस प्रभाव से उनके जीन्स के ऊपर उनके संख्या में कुछ विभिन्नताएं आती हैं जिसके कारण निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा केट क्राई सिंड्रोम या ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, ये सारे डिलेक्शंस ऑफ जीन है। वही हम बात करें न्यूमेरिकल ऑटोसोम्स की, तो मनुष्यों की जो ऑटोसोमल्स होती है हमने अभी बताया आपको, या तो बढ़ती है तो हाइपरलाइड और कम होती है तो मोनोसोमिक कहलाती है। फिर बात करते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम की, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की। साथ ही साथ हम यहाँ ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज की कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उनमें पहला आता है आपका डाउन सिंड्रोम। जैसे 21वें जोड़े होते हैं, 21वें जोड़े गुणसूत्र में होती है ना 18, 19, 20, तो इस सीक्वेंस वाइज होगी। तो अगर इस 21वें गुणसूत्र में कोई एक 21वें गुणसूत्र में कि यदि एकादशसूत्रता के कारण इसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, जैसे 46 में एक हम जोड़ दें, पेयर्स में होते हैं ना, तो 46 में एक जोड़ दें तो 47, तब भी क्या होगी, उसमें रोग उत्पन्न होगी। डाउन सिंड्रोम की बात करें, उनके लक्षण की देखें तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा क्या हो जाता है, मोगोली के समान, माथा चौड़ा, गर्दन छोटी और मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं। मतलब मन बुद्धि या चीन के लोग जैसे होते हैं उनकी तरह। तो इस रोग को और भी नाम से जाना जाता है, चूंकि मंगोली क्या करते हैं, मंगोल जैसा चेहरा हो जाता है, इसलिए हम उसे मंगोलियन बोलते हैं। जड़ बुद्धिता या मंगोलिज्म कहते हैं। इस रोग की खोज आपके लैंडोन डाउन एक
साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, इस कारण उसका नाम रखा गया डाउन सिंड्रोम। सेकंड बात करें इसी में हम एडवर्ड सिंड्रोम की, तो ये आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में परिवर्तन के द्वारा होते हैं। ये लगभग डाउन सिंड्रोम के ही समान होते हैं। लक्षण इनके देखें तो क्या हो जाएगी, विकृति, सिर गर्दन छोटी, अंगूठे छोटे, नाक चोंच के समान हो जाती है, लंबे कान, कान नीचे लटके हुए होते हैं। ये 18वें गुणसूत्र में एक अधिक हो जाने के कारण होता है। मतलब 2 असामान्य होने चाहिए बट एक और आ जाता है। बात करें वहीं तीसरे एग्जाम्पल की, पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें 13वें गुणसूत्र की एकाधिक सूत्रता के कारण इनमें क्या होता है, जैसे 46वें में एक और आके जुड़ गया तो दैहिक रूप से उनमें परिवर्तन होता है। उसके लक्षण देखें तो इस रोग से ग्रसित बच्चे जन्म ही नहीं ले पाते हैं और जन्म लेने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं हम सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज की। तो इनमें पहला आता है आपका टर्नर सिंड्रोम। जब किसी जीव की लिंग गुणसूत्र में विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो उनके सेक्स क्रोमोसोमल है उनमें विसंगतियां उत्पन्न होती है, उसके कारण ये सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। पहला आता है आपका टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो 44वें गुणसूत्र होते हैं उनमें मोनोसोमी में, हमने बोला था ना एक कमी होने, गुणसूत्र में एक कमी होने पे तो मोनोसोमी होती है, जिससे एक्स क्रोमोसोम की आंशिक रूप से वहाँ संख्या घट जाती है। इस कारण आपके टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं वहाँ पे। ये केवल एक ही जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनके एब्सेंस के कारण होंगे। वही बात करें हम क्लाइनर फिल्टर सिंड्रोम की, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो 44 होगी उनमें जैसे डबल एक्स और वाई आके अटैच हो जाएगा, तो कभी कभी इस युग्मक के निर्माण के समय होने वाली जो मियोसिस डिवीजन होती है उनमें गुणसूत्रों के वितरण से कोई असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे उनकी टेस्टिस की वृद्धि अनुपातिक नहीं हो पाती है जितना होना चाहिए। बात करें ट्राइकोफिमेलिया की, तो इस स्थिति में जो फीमेल्स होती हैं उनमें सामान्य जो 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं उनके स्थान पर एक और आगे अटैच हो जाता है। अब बात करते हैं हम हेर्माफ्रोडिटिज्म की, तो इनमें जो ओवरी और टेस्टिस होते हैं वो एक ही मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपके इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफिलिया की। तो हेमोफिलिया में क्या होते थे, साथ ही साथ आपके न्यूमेरिकल बेस पे आएंगी, जैसे न्यूमेरिकल ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में कुछ एग्जांपल्स आते हैं जो प्रभावी अप्रभावी दोनों होते हैं। उनके एग्जांपल होते हैं आपके रजोहीनता, साथ ही लैक्टोनोरिया और जैसे एल्बिनिज्म। अगर एल्बिनिज्म की बात करें हम, रजोहीनता, तो हमारे शरीर की त्वचा का रंग क्या हो जाता है, त्वचा की रंग, साथ ही साथ आंखों की पुतलियों का रंग, बालों का रंग, इसका निर्धारण करने के लिए जैसे शरीर में एक वर्णक पाया जाता है, वर्णक जिसे मेलानिन कहते हैं। मानव में या मैमल्स में त्वचा का रंग मेलानिन के कारण ही होता है। किसी में मेलानिन वर्णक ज़्यादा बनता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। किसी में कम बनता है तो उसका रंग थोड़ा गोरा हो जाता है, क्योंकि आपकी एल्बिनिज्म वाले रोग से मेलानिन का निर्माण नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में मेलानिन वर्णक नहीं बनता, वो इसके ना बनने से उसकी त्वचा क्या हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है, या बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आपकी पुतलियां भी सफ़ेद हो जाती है। किंतु इनके पास जो आईबीसी होती है जिससे क्या है, गुलाबी या लाल रंग दिखाई पड़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने व्हाइट टाइगर, व्हाइट पीकॉक्स, ये सभी क्या है आपके एल्बिनिज्म के शिकार होते हैं। इनके कारण ये होता है कि मेलानिन वर्णक को बनाने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम टायरोसिनेस कहते हैं, वो उनमें अधिक नहीं बन पाता। ठीक, साथ ही बात करते हैं आपके दूसरे एग्जाम्पल की, इलेक्ट्रोनेरिया रोग, न्यूमेरिकल ऑटोसोमल से ही है। हमारे शरीर के कोशिकाओं में 2 एमिनो एसिड्स बनते हैं, फिनॉइल, साथ ही साथ आपकी एमिन टायरोसिन। तो इसमें क्या होते हैं,
जो उपचय के एक चरण में आपकी होमोजेनेसिक अम्ल का निर्माण नहीं हो पाता। अब इस अम्ल का भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो होनी चाहिए। ये क्या करते हैं, एक स्थान पे आकर के एकत्रित हो जाते हैं और ये हमारे लिए घातक होता है। तो इसका उपचय होना चाहिए। होमोजेनेसिस को विघटन के लिए एक एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। उस एंजाइम्स का संश्लेषण भी क्या होता है, प्रबल जिन की उपस्थिति में होता है। इसके लिए हम इसे कैपिटल बी से शो करते हैं। साथ ही साथ आपकी होमोजेनेटिक का विघटन होगा और इसके प्रबल है तो अप्रबल भी हो गए, उसके प्रभावी जीन है तो अप्रभावी तो होंगे ना, तो अप्रभावी जीन उपस्थित होता है जिसे हम स्मॉल बी से शो करते हैं। या एंजाइम का निर्माण वहां पे नहीं हो पाता है। तब आपकी होमोजेनेसिस रुधिर में एकत्रित होता है और रुधिर के माध्यम से ये घुटनों में इसके जमाव होने से उनमें देखा होगा आपने गठिया रोग उत्पन्न हो सकता है। शरीर में जब अधिक मात्रा में होमोजेनेटिक्स बन जाता है, जब इनके एंजाइम्स ही नहीं, मतलब इनके एंजाइम्स को ये क्या करेगा, डाइजेशन नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे उनकी मात्रा अधिक हो जाती है। तब ये यूरिन के थ्रू विसर्जित भी नहीं होने लगते हैं और वायु के संपर्क में आते ही उसका रंग क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। यह इस रोग का मुख्य लक्षण होता है और इसके संभावना को व्यक्त करता है। कौन सी आपकी इलेक्ट्रोनीरिया रोग। बात करें यहाँ पे सिकली सेल एनीमिया की, मतलब हर्ष्याकार उद्धारियों या आप उसे रक्तलापता भी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है आपकी हर्ष्याकार। जो आरबीसी की संरचना होती है वो किस तरह होती है, आपकी गोल होती है। जैसे आपने कुछ चीजें देखी होगी राउंड शेप पे, तो उनके आधार पे होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज होकर के एक जो रुधिरापण या रक्ततापता कहते हैं जिसे, उसके कारण उसमें क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो आरबीसी होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो अपना सेम चेंज करके इस तरह बना लेता है, जिससे हर्ष्याकार रोग उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन जो प्रोटीन्स, जैसे डीएनए का निर्माण क्या होता है, एमआरएनए से होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो उनके सीक्वेंस में चेंजेस आ जाती है। ग्लूटामिन बनकर वहाँ पे वेलिन बन जाता है, इस बेस पे चेंजेस आते हैं, तो हर्षर आरबीसी में आपके सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न करते हैं। बात करें इसी में म्यूटेशन की, म्यूटेशन जब जीन्स के सीक्वेंस में उत्परिवर्तन बोलते हैं जिसे, जब जीन्स के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस या उत्परिवर्तन आता है, या हम बोल सकते हैं आपने डीएनए के स्ट्रक्चर देखे होंगे, उसमें नाइट्रोजन क्षार के क्रम उनमें चेंजेस आते हैं, तो उसे हम म्यूटेशंस कहते हैं। जब एक म्यूटेशन क्षार में परिवर्तन आए तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशंस कहेंगे, क्योंकि ये भी क्या करेगा, रोग को उत्पन्न करने वाला HB3 होता है। हमने बोला था ना हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं डीएनए, तो साथ ही साथ ये भी क्या होती है, आपकी वंशानुगत होगी, जीन के साथ साथ ये वंशानुगत होगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनरेट हो जाएगी। म्यूटेशंस में ही हम देखते हैं, जैसे एक सामान्य पुरुष की क्रिया हम किसी सिकल सेल एनीमिया वाले से कराते हैं, किसी भी फीमेल से, तो उनमें हमें क्या मिलेंगे, देखिए अगर इनकी प्रोसेस जैसे आपने पढ़ी होंगी मेल्स में, जो सेक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण जिनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंकेज कहते हैं। साथ ही साथ सेक्स लिंकेज से उत्पन्न होने वाले लक्षणों को हम सेक्स लिंकेज कैरेक्टर्स कहते हैं। इन लक्षणों की वंशानुगति होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो हम उसे जैसे लिंग से लंग वंशानुगति कहते हैं। ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आपके, XX और XY। इन गुणसूत्रों के जीन में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं और उन्हीं जीन में परिवर्तन से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम सेक्स लिंकेज जीन कहते हैं। म्यूटेशंस में ही आएंगे वो, हमने उसमें आपको बताया था, चीजें देख लीजिए आप, X लिंकेज, Y लिंकेज और XY लिंकेज। तो X क्या होते हैं, ऐसा रोग जो लिंग गुणसूत्र में X जीन की उपस्थिति हो तो उसे हम X लिंकेज जीन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमोफीलिया, या आपकी कलर ब्लाइंडनेस भी आती है, वर्धानता। वही Y लिंक्ड आपकी ऐसे रोग जो लिंग गुणसूत्र में Y जीन में उपस्थित होते हैं, तो वो Y लिंक्ड कहलाएंगे। साथ ही साथ XY, तो ऐसा रोग जिनके जीन दोनों गुणसूत्रों पर उपस्थित हो उसे हम XY लिंकेज डिसऑर्डर कहते हैं।
हम इसी में एग्जांपल देखते हैं हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया रोग क्या होता है? एक ऐसा रोग है जिसमें अगर त्वचा कहीं से भी कट जाए तो वहां पर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होने लगती है, रक्त का प्रवाह नहीं जमेगा, तो रक्त लगातार शरीर से बाहर रहेगी, साथ ही साथ अधिक मात्रा में रक्त स्राव से उस रोग से ग्रसित व्यक्ति की वहां पे मृत्यु भी हो जाती है। हीमोफीलिया को हम XS से डिनोट करते हैं, वहीं X पर उपस्थित होता है तो क्या, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रभावी होता है, दोनों कैपिटल में होते हैं, वहीं अप्रभावी होते क्या होगी, स्मॉल पे शो होती है, जो क्या होते हैं वंशानुगत भी होते हैं। तो ये रोग तभी उत्पन्न होगी जब दोनों X पर हीमोफीलिया, दोनों जो X है उन पे हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होगा। साथ ही साथ जो सामान्य को हम डबल X शो होना चाहिए, तब भी स्त्रियां हीमोफीलिया रोग उत्पन्न कर सकती हैं। साथ ही साथ नर में तो एक ही X होता है, जब इस पर हीमोफीलिया का जीन आ जाए तब मेल्स में वृद्धांता का जीन एक ही जीन से उपस्थित होने के कारण नर क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। लेकिन यदि जो फीमेल्स होती है मादा में केवल एक गुणसूत्र पर हीमोफीलिया रोग उत्पन्न होते हैं, जीन होती हैं, तो ये मादा में रोग उत्पन्न नहीं होगी। ये सिर्फ क्या करेंगे, वहां पे रिसेप्टर वाहक काम करेंगे, क्योंकि हीमोफीलिया का एक जीन इनके पास है, साथ ही वाहक काम करेगा जो आगे जनरेशंस में अपनी संतान को दे देंगे, इसलिए इसे हम वाहक कहते हैं। XX पर हीमोफीलिया का जीन होगा तब मादा भी रोगी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है कि अप्रभावी है, और प्रभावी को अपना जीन प्रदर्शित करने के लिए क्या होंगे, दोनों जीन क्या होना चाहिए, अप्रभावी होना चाहिए। ये कंडीशन हीमोफीलिया में भी आएगी, जिसमें नर सामान्य होंगे, तब होंगे जब दोनों पर जीन हीमोफीलिया ना हो, मादा सामान्य तब होगी जब दोनों पर जीन हीमोफीलिया ना हो। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो इस रोग में व्यक्ति को लाल व हरे रंग में अंतर नहीं पता होता है, जैसे वर्धांता बोलते हैं ना, वर्ण प्लस अधंता, वर्णों में अंधनता। मान लीजिए लाल रंग का बैकग्राउंड जो होता है उसमें हरे रंग से पॉलिश हुआ है, तब उसको क्या होगा, जो वर्धांता रोगी रोग से ग्रसित होगा उनको अंतर नहीं मालूम होगा, क्योंकि लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसका भी गुणसूत्र क्या हो जाएगा आपका X पर स्थित होगा। इसके जीन्स को हम C से डिनोट करते हैं। यहाँ पे X आपका प्रभावी है, अप्रभावी वंशानुगत, मतलब रोग तभी उत्पन्न होगा जब दोनों जीन पर आपकी C प्रेजेंट हो, XC प्रेजेंट हो, तभी क्या करेंगे, शो करेंगे अप्रभावी रूप से। पुरुषों में XY एक जीन में उपस्थित होंगे, साथ ही साथ आपकी जो सामान्य होंगे उनमें किसी तरह से नहीं होंगे, क्योंकि हम वर्धांता को किससे शो करें, C से। तो इस तरह क्या होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे आपकी जो डिसऑर्डर्स होती है वो वंशानुगत होती है।